अस्सलाम वालेकुम, द वॉइस ऑफ कलम में आपका स्वागत है। इस्लाम में इंसानों के क्या हुकूक हैं, मानवों के क्या अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स क्या हैं, आज का हमारा टॉपिक इसी पर होने वाला है। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट में आप हजरात के सामने पेश करेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुताबिक इस पूरी दुनिया में सबसे पहले मानव अधिकार के बारे में यानी ह्यूमन राइट्स के बारे में सबसे पहले जो बात लिखी गई वो मैग्ना कार्टा नाम की किताब में लिखी गई, जो 15 जून 1215 में लिखी गई थी। हालांकि किताब 1215 में लिखी गई थी, लेकिन इस पर अमल 18वीं सदी के आखिर में हुआ था। अमेरिका और फ्रांस के संविधान लिखे जाने से पहले इस किताब पर पूरी दुनिया में कहीं भी अमल नजर नहीं आता। हालांकि इन संविधान में जो इंसानी हुकूक यानी मानव अधिकार के बारे में बात हुई है, तो जो अधिकार कागज पे दिए गए वो जमीन पर नहीं दिए गए। इस पूरी दुनिया में जो इंसान रहते हैं उनके दिलों में दूसरे इंसान की जानों की कोई रेस्पेक्ट, कोई एहतराम नहीं है। अगर कहीं पर मानव अधिकार के बारे में बात होती भी है तो सिर्फ या तो अपने कौम के लोगों के लिए, या अपनी नेशनैलिटी के लोगों के लिए, या अपनी बरादरी के लोगों के लिए, या अपने जैसे रंग के लोगों के लिए, या अपनी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए। जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं सब अपने लिए हैं। बाकी जो हमारी भाषा का बोलने वाला नहीं है, जो हमारे वतन का रहने वाला नहीं है, जो हमारे मजहब का नहीं है, उनके लिए कोई मानव अधिकार, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। सन 1994 में रवंडा में नरसंहार हुआ। 7 अप्रैल से 15 जुलाई के बीच में 11 लाख लोगों को मार दिया गया। 11 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि वो उनके जैसे दिखने वाले लोग नहीं थे, उनके जैसे रंग के लोग नहीं थे। इसके अलावा 2,50,000 औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ, वहाँ की आर्मी और वहाँ की पुलिस और वहाँ की मिलिट्री के द्वारा। Within a span of 100 days, at least 800,000 people were killed in the most rapid genocide ever recorded. kandi ngo ndafite ibicuro hano ngo ndafite ibicuro hano sere ngo baraza kuntema kikeneye nyibutse umva afite agahinda। तकरीबन 100 दिनों तक चले इस नरसंहार में करीब 10 लाख लोग मारे गए, जो पूरे देश की आबादी का 20% हिस्सा आंका गया। During this period, 6 people were murdered every minute. Dead bodies were piled up on roadsides as people were encouraged to kill their neighbors, women were raped, and even the lives of children were not spared. The killing spread to all corners of the country and the violence unfolded before the eyes of the international. दूसरा एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1780 से लेकर 1920 के बीच में 2.5 लाख एबोरिजिनीज लोगों को मार दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि ये लोग काले थे, इनकी भाषा दूसरी थी, ये उनकी नस्ल के लोग नहीं थे। सिर्फ इस वजह से 2.5 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और उनके सरों को काट काट कर अपने घरों की दीवारों पर लगवाया गया और शो ऑफ किया जाने लगा कि देखो हमने कितने सारे एबोरिजिनीज को मार दिया। 1851 के बाद ऑस्ट्रेलिया में सोने की खानों का पता चला। ब्रिटेन से आम लोग भी सोने से आकर्षित होते हुए ऑस्ट्रेलिया आने लगे। अब तक तो लोग मजबूरी में यहाँ आते थे, लेकिन अब लोग लालच के कारण भी ऑस्ट्रेलिया आने लगे और धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया में खेती और भेड़ पालन का व्यवसाय भी विकसित होने लगा। ब्रिटिशरों ने धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले आदिवासियों का खात्मा करना शुरू कर दिया। The Europeans began a war called the Black War. They forcibly removed the Aborigines from their land and conducted an ethnic cleansing that killed every Tasmanian Aborigine. तीसरा एग्जाम्पल, सन 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों में नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर वेपन गिरा दिए। जिसकी वजह से हिरोशिमा के अंदर 1,60,000 लोगों की जानें चली गईं और नागासाकी में 80,000 लोगों की जानें चली गईं, सिर्फ इस वजह से कि उन दोनों मुल्कों की मिलिट्री आपस में लड़ रही थी। लेकिन आम लोगों का क्या कसूर था, आम लोगों की क्या गलती थी जो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मार दिया गया। चौथा एग्जाम्पल, 2018 में रोहिंग्या में 25,000 लोगों को मार दिया गया और वहां की औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उनके साथ बलात्कार किया गया और 7 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर दूसरे मुल्कों में रहने पर मजबूर हो गए। अपने अच्छे अच्छे घरों को छोड़कर झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गए और खाने की कमी और भूख की वजह से लाखों लोगों की जान वहां पर चली गई।
हर दिन डर के साए में जिंदगी गुजार रहे इन लोगों के लिए अब जैसे कोई उम्मीद ही नहीं बची है। राजुमा बेगम ने मुझे बताया कि म्यांमार की सेना ने उनके बेटे को उनसे छीनकर आग के हवाले कर दिया। वो बताती हैं कि उनके माता पिता और भाई बहनों को गोली मार दी गई और 4 सैनिकों ने उनका सामूहिक बलात्कार किया। सिर्फ इस वजह से कि रोहिंग्या में जो लोग रह रहे थे वो उनके धर्म के लोग नहीं थे, वो उनकी नस्ल के लोग नहीं थे। इस वजह से 7 लाख लोग अपने घर से बेघर हो गए और 25,000 लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। ये जो जीनोसाइड होता है, क्या इसको रोकने के लिए पूरी दुनिया में कोई भी कानून नहीं है? इन सब को रोकने के लिए यूएनओ का निर्माण किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 में यूएन का निर्माण हुआ था, जिसका मकसद था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगी और ये जो भेदभाव होते हैं उसको ख़त्म करेगी, समाज की प्रगति में काम करेगी और इंसान के जो हुकूक हैं, जो मानव अधिकार हैं, उसको सुरक्षित रखने में ये काम करेगी। यूएनओ में दंगे फसाद के खिलाफ, कत्लेआम के खिलाफ और मानव अधिकारों के हनन के खिलाफ कानून बनाए गए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, जब से यूएनओ बनी है 1945 से लेकर आज तक जितने भी दंगे हुए हैं, जितने भी जेनोसाइड हुए हैं, जितने भी नरसंहार हुए हैं, जितने भी कत्लेआम हुए हैं, यूएनओ ने एक भी मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। Thousands of Tutsi women were taken away and kept as sex slaves. This leads to another question. How could the international community allow this to happen? Let's start with the UN. The UN and Belgium actually had forces in Rwanda, but the UN mission was not given a mandate to intervene and stop the killing. इन दिनों रवांडा के दौरे पर मैक्रोन हैं। राजधानी किगाली के उसी स्मारक वो पहुंचे हुए थे जहां पर 2.5 लाख लोगों को दफना दिया गया और वहां पर उन्होंने कहा, मैक्रोन ने कहा, फ्रांस की रवांडा में एक भूमिका, एक इतिहास और एक राजनीतिक जिम्मेदारी है। सच जानने के बावजूद लंबे वक्त तक चुप रहकर रवांडा के लोगों को दी पीड़ा को पहचानना भी एक कर्तव्य है। जब नरसंहार शुरू हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए 3 महीने का वक्त लगा और हम सभी ने हजारों पीड़ितों को बेसहारा छोड़ दिया। अभी हाल ही में रशिया और यूक्रेन में जो वॉर हुआ, जो जंग हुई, उसमें हजारों लोगों की जानें गईं, कितना माली नुकसान हुआ, लेकिन यूएनओ ने किसी के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर यूएनओ नाकाम रहा और उसने किसी भी फसादी के खिलाफ, किसी भी फसाद के खिलाफ, किसी भी दंगे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अब इन सब चीज़ों से क्या मैसेज जाता है कि क्या ये दुनिया महफूज नहीं है? क्या इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है? क्या इस भेदभाव का कोई हल नहीं है? क्या इन दंगे फसाद को जो नस्ल की बुनियाद पर होते हैं, जो धर्म की बुनियाद पर होते हैं और जो रंग की बुनियाद पर होते हैं, जो भाषा की बुनियाद पर होते हैं, क्या इन दंगे फसाद को रोकने के लिए इस दुनिया के पास कोई सॉल्यूशन मौजूद नहीं है? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon.